आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 18 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में उरूज पर पहुंची भूखमरी, भूख से तड़प रहे बच्चे, अस्पतालों में अफरा तफरी। कतर, मिस्र और अमेरिका का नया सीजफायर प्लान, 60 दिन की जंगबंदी, कैदियों की अदला बदली और इसराइली फौज की वापसी का नया प्रपोजल पेश। 4.5 महीने बाद अबू उबैदा जिंदा आए सामने, कहा हमने नई चालें अपनाई, दुश्मन को कर देंगे हैरान। 4 महीने में सैकड़ों इसराइली सिपाहियों को मारने या जख्मी करने का बड़ा दावा किया। उबैदा ने कहा हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और मुस्लिम हुकूमतें खामोश हैं, वो भी इस खून की हैं जिम्मेदार। इन खबरों के अलावा इस प्रोग्राम में आप देखेंगे सीरिया, ईरान, इसराइल और बाकी ममालिक की कुछ खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। ज़्यादा खबरें लानी थी और कुछ ताज़ा खबरें लानी थी, इसलिए थोड़ी देर हुई। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। पहली खबर यह है कि गजा में भूखमरी की इंतहा पार हो चुकी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इतने ज़्यादा भूखे और कमज़ोर लोग अस्पतालों में पहले कभी नहीं आए जितने आजकल आ रहे हैं। यानी भूख और भूखमरी फैल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखा कि खाने की तलाश में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। आप उसकी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। हाथों में बर्तन उठाए लोग एक फूड स्टेशन पर धक्का मुक्की करते नजर आए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि पहले उन्हें खाना मिल जाए। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अल-अक्सा अस्पताल का हाल ये है कि अस्पताल के इमरजेंसी रूम में भूख से बेहाल बच्चे और लोग दिख रहे हैं। सूनी आंखें, सूने जिस्म, सूखे जिस्म, सूखी बॉडीज़ और बेहद थकी हुई हालत। ये गजा के खूबसूरत लोगों की शिनाख्त बन गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ भूख नहीं है, ये इंसानी जिस्म का टूट जाना है। ये एक ऐसी तबाही है जो गजा की घेराबंदी के चलते हो रही है। लोगों को खाना ना मिला तो कत्लेआम जैसी हालत हो जाएगी। अगर जल्द खाना नहीं पहुंचा तो हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। लोग कह रहे हैं कि कई दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला। बाज़ारों में अब आटा और रोटी तक नहीं बची है। बच्चे हर वक्त रो रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। मिल कुछ नहीं रहा। कुछ लोगों को सिर्फ गोलियां मिल रही हैं जो इनकी जान ले रही हैं। गजा की गलियों में अब सिर्फ एक नाम बचा है और वो नाम है भूख। और लोग राहत की नहीं, बस एक रोटी की भीख मांग रहे हैं। सीज फायर हो ना हो, अभी उनकी इस उम्मीद का कोई मतलब नहीं रहा। जिंदा बच जाए, भूख मिट जाए, ये एक मकसद है ज़िंदगी का और वाहिद मकसद यही है। बढ़ते आगे, इसराइली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, मिस्र और अमेरिका ने मिलकर हमास और इसराइल को एक नया सीजफायर प्लान भेजा है। इसका मकसद रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करना है और एक मुकम्मल समझौते तक पहुंचना है। इस ताज़ा प्लान में ये 3 बड़ी बातें शामिल हैं: 60 दिन की जंगबंदी, कैदियों और होस्टेज का तबादला और गजा में इसराइली फौजी मौजूदगी में कमी। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि नए ड्राफ्ट में 2 अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पहली, इसराइली फौज की वापसी का दायरा थोड़ा बदला गया है। दूसरा, कैदियों के तबादले के फार्मूले में भी हल्का बदलाव किया गया है। यही दोनों मुद्दे सबसे ज़्यादा बहस का हिस्सा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिद का भी। अब बात अबू उबैदा की, जो जिंदा हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नई चालें अपना रहे हैं हम और अपने दुश्मन को हैरान कर देंगे। 6 मार्च 2025 के बाद पहली बार अबू उबैदा सामने आए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा का ये वीडियो अल जज़ीरा पर ब्रॉडकास्ट हुआ है। ये वीडियो मैसेज है। पूरे वीडियो में अबू उबैदा बोलते रहे, बहुत लंबा वीडियो है। अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन ने 4 महीने पहले सीज फायर तोड़ा, तमाम समझौते रौंद दिए और दोबारा हमला शुरू किया। इन 4 महीनों में हमने सैकड़ों इसराइली सिपाहियों को मारा या ज़ख्मी किया और हज़ारों आज भी दिमागी बीमारी और सदमे से गुजर रहे हैं। हमारे लड़ाके अब इस जंग के सबसे लंबे दौर में दुश्मन पर नए तरीक़ों से वार कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में हमने ऐसे कई ऑपरेशन अंजाम दिए हैं जिसमें ज़ायनी फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया गया। अगर इसराइली हुकूमत गजा में नस्ल कुशी की, ये एक बड़ी बात है कि ज़ायनी फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इसकी पूरी तफसीलात ज़रूरी है। ये भी बात आई कि गिरफ़्तारी के बाद खुद दूसरे इसराइली फ़ौजियों ने उन्हें मार दिया। खैर, आगे अबू उबैदा कहते हैं कि अगर इसराइली हुकूमत गजा में नस्ल कुशी की इस जंग को जारी रखने का फैसला करती है तो वो अपने सिपाहियों की लाशों के जनाजे भी तय कर रही है। हमारा दुश्मन दुनिया की सबसे जालिम ताकतों से हथियार और बारूद की नदियां ले रहा है, जबकि हमारी उम्मत के हुक्मरान गजा के भूखे प्यासे बच्चों की मौतें देख रहे हैं, चुपचाप बगैर किसी शर्म के। ये अबू उबैदा के लफ्ज़ हैं। आखिर में अबू उबैदा ने इसराइल पर हमलों के जारी रहने का ऐलान करते हुए कहा कि जो अरब और मुस्लिम हुकूमतें आज खामोश हैं वो भी इस खून की ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, अबू उबैदा का ये बयान, इसमें कई और दावे हैं उनके,
इसराइल के ख़िलाफ़। बहुत लंबा बयान है, शायद इसे समझ के अरबी से अंग्रेज़ी में मैं आगे एक शो बनाऊँ, वादा नहीं करता। बढ़ते हैं आगे। अब जल्दी जल्दी सिर्फ हेडलाइन लेते हैं जिससे आपको मुकम्मल खबर समझ में आ जाएगी। आज सीरिया में फिर जो कल जंगबंदी हुई थी वो टूट गई, हम आपको बता चुके हैं। फिर झगड़े हो रहे हैं ड्रूज़ कम्युनिटी और अरब बद्दुओं के बीच में, जो मकामी वहाँ के मुस्लिम हैं। इसराइली ड्रोन ने आज फिर स्वेदा, जो ख़ास तौर से इलाका है जहाँ ड्रूज़ कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, वहाँ पर इसराइली ड्रोन से स्ट्राइक हुई है और यहाँ पर झगड़े बढ़ गए हैं। और जाहिर सी बात, ये स्ट्राइक अल-शरा की फोर्स के ऊपर या फिर बद्दुओं के ऊपर हुई होगी। और लगातार इसराइल सीरिया के मामले में दखल दे रहा है। ईरान ने एक तो मजम्मत की है इसराइल के हमलों की सीरिया पर, और ईरान ने कहा है कि हम सीरिया की खुद मुख्तारी और जो इलाकाई सूरत हाल है, इलाकाई जो सलामती है और सिक्योरिटी है, उसको हम हमेशा सपोर्ट करते थे और सपोर्ट करते रहेंगे। और उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा है कि E3 जो बड़े मुल्क हैं यूरोप के, वो ये कह रहे हैं कि कुछ टेंशन्स हो रही हैं सीरिया की ज़मीन पर। वो ये कहते हैं कि इस्माइल बागई कि वो ये कहने से कतरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि इसराइल हमले कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। ये दोहरा नज़रिया हमें मंजूर नहीं है। अगर कोई किसी की सॉवरेनिटी में, खुद मुख्तारी में दखल दे रहा है तो कड़े लफ्ज़ों में उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, जैसे आप दूसरे अरब या मुस्लिम ममालिक की करते हैं। तो ये कहा कि ये यहाँ पर दोहरापन और दोगलापन दिखता है यूरोप का। गिदियोन साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल का, उसने कहा है कि हम सीरियन ड्रूज़ जो हैं, सीरिया के ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग, उन्हें हम एड भेजेंगे। और इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मदद भेजेंगे, क्योंकि अब अल-शरा की फोर्सेस फिर से रीडिप्लॉय हो रही हैं स्वेदा में। तो हम ड्रूज़ कम्युनिटी को मदद भेजेंगे। दूसरे मुल्क में ये मदद उस मुल्क की हुकूमत की इजाज़त के बिना भेजेंगे। और इस मदद में फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन साहब ने क्या बताया कि इस एड पैकेज जो होगा वो 2 मिलियन न्यू इसराइली शैकल का होगा, इतनी कीमत का। और इसमें फूड पैकेज होंगे, खाने के पैकेट, मेडिकल सप्लाई होंगी, फर्स्ट एड किट होंगी और बाकी दवाइयाँ होंगी। क्या इनमें हथियार भी होंगे? ये तो नहीं कबूला। सिर्फ इसकी बिना पर तो वो लड़ नहीं रहे। जो हमले वो लोग भी कर रहे हैं बद्दू कम्युनिटी पर और अल-शरा की फोर्सेस पर, ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग, वो तो हथियारों से कर रहे हैं, दवाइयों से तो कर नहीं रहे हैं, ना फूड पैकेट से। वो कौन दे रहा है? खैर, इसराइल टू अलाउ, देखिए ज़रा, एक बड़ी मुझे हैरान और शर्मसार करने वाली हेडलाइन है। इसराइल टू अलाउ लिमिटेड एंट्री ऑफ सीरियन फोर्सेज इनटू स्वेदा फॉर 48 आवर्स। ये दिन में आई हेडलाइन कि इसराइल ने इजाज़त दी है कि सीरिया के स्वेदा में अल-शरा की फोर्सेस 48 घंटे के लिए जा सकती हैं, लेकिन लिमिटेड एंट्री होगी, उनकी पूरी फोर्स नहीं जाएगी। ज़मीन किसकी? सीरिया की। ड्रूज़ कम्युनिटी सीरिया की, फोर्सेस सीरिया की। ऑर्डर कौन दे रहा है? इसराइल। कितने शर्म की बात है। अहमद अल-शरा अब भी खामोश है। क्या हुकूमत है ये? इजाज़त दे रहा है इसराइल टू अलाउ, सीरिया की फोर्स को अलाउ कर रहा है सीरिया की ज़मीन पर 48 घंटे की लिमिटेड एंट्री की। अब कमाल हो गया, जैसे कब्ज़ा हो चुका है सीरिया पर। ईरान से खबर है, तेहरान सेट्स प्री कंडीशंस फॉर रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। ये सारी बात वही है, पुरानी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत अमेरिका से करने को तैयार हैं, लेकिन दोनों तरफ फ़ायदा हो, दोनों को बेनिफिट मिले, अमेरिका को भी ईरान को भी। बातचीत ऐसी होनी चाहिए, शर्तें ऐसी होनी चाहिए। और जो यूरोप, लगातार यूरोप के 3 ममालिक, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, E3 जो हैं, वो जो कह रहे हैं कि अगर अगस्त तक इन्होंने बातचीत अपनी मुकम्मल नहीं की, सुधारी नहीं, ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील तय नहीं की, तो फिर हम इनके ऊपर वो जो सैंक्शंस पहले वाले हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इन धमकियों से काम नहीं चलता है। हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी धमकी देता रहे। और बातचीत अमेरिका से तभी होगी जब हमारा फ़ायदा होगा। हमने आज से सोचा है कुछ इंडियन मीडिया की भी हेडलाइंस ले लिया करें। देखिए कैसे खबरें लिखी जाती हैं, वो दुनिया को भी पता चले। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, 7 महीने में ईरान ने 14 लाख अफगानी नागरिकों को, सिटीजन्स को जबरन निकाला, मारा पीटा, पैसे छीने ईरानियों ने, नाबालिगों को बिना माँ बाप बॉर्डर पर भेजा, जासूसी और दहशतगर्दी के हमले के इल्ज़ाम लगाए। इससे ज़्यादा इस खबर को नहीं पढ़ना, भास्कर की हेडलाइन में पूरी खबर होती है। क्या कह रही है खबरें? इंग्लिश मीडिया में
ऐसी बहुत खबरें कम मिलती। खैर, हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल खबरें छपती हैं वो बताना ज़रूरी है। क्यूबा की मिनिस्टर बोली गरीब क्यूबा की मिनिस्टर बोली देश में यानी मुल्क में क्यूबा में एक भी भिखारी नहीं है, लोग गरीबी का नाटक कर रहे हैं। तो जब इस मामले पर जो है वो टेंशन बढ़ी, बातचीत बढ़ी, विवाद बढ़ा, तो वहाँ के सदर ने इनसे इस्तीफ़ा ले लिया। इन्हें अपने मुल्क में गरीबी और भिखारी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की खबर छपी है। वैसे पाकिस्तान के बारे में क्या खबरें छपती हैं हमारे मीडिया में आपको पता है। वो खबर ना लेकर मैंने नेचुरल डिज़ास्टर की खबर ली है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बाढ़ से 24 घंटे में 63 मौतें हुई हैं, 290 लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई इलाकों में इमरजेंसी लागू हुई है, 15,000 रेस्क्यू वर्कर्स हाई अलर्ट पर हैं। इतनी तगड़ी वहाँ पर बाढ़ आई है। रूस की खबरें ये हैं कि अभी जब थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं मॉस्को में, दारुल हुकूमत मॉस्को में, और कई ड्रोन्स रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैव इंटरसेप्टेड सेवरल यूक्रेनियन ड्रोन्स। कई ड्रोन्स, अजर्रा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है फ्राइडे को, जुमे को, ये कहा गया है रूस की तरफ से, और इसे रूस ने टेररिस्ट अटैक बताया है। तो ये थी सारी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।